हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.90 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ थिन परफेक्टली रिजिड वेटलेस रॉड विद अ पॉइंट लाइक बॉल फिक्स्ड एट वन एंड is deflected through a small angle alpha from its equilibrium position and then released. At the moment when the rod forms an angle beta which is less than alpha with the vertical, the ball undergoes a perfectly elastic collision with an inclined ball. The ratio T1 and T of the period of oscillations of this pendulum to the period of oscillation of a simple pendulum having the same length is. अब क्या है क्वेश्चन, एक बार समझें कि एक पॉइंट से एक रॉड में जो कि वेटलेस है एक स्मॉल पार्टिकल को बांधा गया है। आप ये मान लीजिए, क्योंकि स्मॉल मास बोला है तो आप इसे एक पार्टिकल समझें। अब इसे वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अल्फा डिग्री डिफ्लेक्ट कर दिया गया है, यानी कुछ इस तरह की कंडीशन में इसे ले आया गया है और इस पोजीशन पे लाके इसे रिलीज कर दिया गया है। अब क्लियरली अगर अल्फा एंगल इस तरफ लाके इसे रिलीज कर दिया जाए तो एयर रेजिस्टेंस और डैंपिंग इन सभी को इग्नोर करते हुए ये अल्फा एंगल उस तरफ भी जाएगा और इस तरह से ऑसिलेशन करने लगेगा। हम ये बात जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सेकेंड साइड एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है। वो किस तरह बनाया गया है एक बार मैं बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखें। कुछ इस तरह का पिक्चर बना है कि जब ये पार्टिकल, जब ये बॉल, जिसे स्मॉल बॉल बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, जब ये बॉल सेकंड साइड बीटा एंगल पे पहुंचती है तो एक वॉल जो कि फिक्स्ड है और इलास्टिक कोलिजन देने वाली है कि प्रेजेंस के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यानी जब ये सेकंड साइड जा रहा है स्मॉल बॉल तो बीटा एंगल पर इस सरफेस से इसका इंपैक्ट हो जा रहा है और इस कोलिजन को इलास्टिक बताया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के कारण ये बॉल जब इस सरफेस से इस पॉइंट पर टकराएगी तो यहां से सेम स्पीड के साथ रिबाउंड हो जाएगी और इस तरह से यह ऑसिलेशन चलता रहेगा। हमें इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और उसे एक ऐसे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से कंपेयर करना है जो कि इतनी ही लेंथ की रॉड के साथ एक पार्टिकल को बांध के बिना किसी वॉल को लगाए मूव कर रहा हो। दोनों टाइम पीरियड का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे और आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करेंगे उसे आप समझ सकते हैं SHM एज द प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। हम जानते हैं कि ये एक सिंपल टेक्निक होता है और आसानी से किसी भी SHM के सवाल को इस मेथड से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। मैं एक सर्किल बना रहा हूं इस SHM के करस्पॉन्डिंग, इसे समझने के लिए आप ध्यान दें। मान लीजिए इस सर्किल में हम उस पार्टिकल को मूव कराएंगे जिसके प्रोजेक्शन से हम SHM को कनेक्ट करेंगे। अब ध्यान दें, ये एंगुलर SHM का एग्जाम्पल है, आप इस बात को समझते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में लिया जा सकता है। अब ध्यान दें कि अगर मैं प्रोजेक्शन मेथड का यूज करूं तो सबसे पहले मैं इस सर्किल की रेडियस को अपने क्वेश्चन के मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड अल्फा से कनेक्ट कर रहा हूं। आप ये मान लें कि ये लेंथ अल्फा के करस्पॉन्डिंग है। यहां पर आप ध्यान दें, मैं लेंथ को एंगल कह रहा हूं, तो समझने की कोशिश करें कि हम किसी लीनियर SHM के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें एक ब्लॉक स्प्रिंग से बंधा रहता है और ए एम्पलीट्यूड का SHM करता है। ये एंगुलर SHM का एग्जाम्पल है और यहां पर एम्पलीट्यूड एंगुलर वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। करस्पॉन्डेंस दिया जा रहा है, इस लेंथ को एंगल नहीं बोला जा रहा है, इसको समझें। इस सर्किल में इस SHM को देखने के लिए मैं इस एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम एंगल इन दिस क्वेश्चन अल्फा से इक्वेट कर रहा हूं। अब ध्यान दें, जब एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो हमें उस पार्टिकल की शैडो को इस डायमीटर के ऊपर देखना है और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है SHM का। इस मेथड में सर्किल पे एक पार्टिकल को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करा के उसके प्रोजेक्शन को
इस डायमीटर पे देखा जाता है। इस मेथड की थ्योरी को हम अपने थ्योरी लेक्चर्स में एक्सप्लेन करते हैं। हम स्टूडेंट्स को बताते हैं अपने थ्योरी लेक्चर्स में कि जब एक पार्टिकल सर्किल पर कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है तो डायमीटर पे उसकी जो शैडो है, उसका जो प्रोजेक्शन है, वो एसएचएम का एग्जाम्पल बनता है। सो उस मेथड का यूज करके सिंपली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो मैं वही पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं, आप ध्यान दें। इस एसएचएम से एसोसिएटेड पार्टिकल को हम सर्किल पे घूमता हुआ मान रहे हैं और उसके प्रोजेक्शन को डायमीटर पे देख रहे हैं। अल्फा को मैंने इस रेडियस ऑफ द सर्किल के इक्विवेलेंट मान लिया है और अब मैं जानता हूं कि सेकेंड साइड ये पार्टिकल केवल बीटा एंगल तक ही जा पाएगा। सो कैसे इसे एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, इस बात को समझें। कुछ इस तरह से समझें कि अगर मैं मीन पोजीशन इस पॉइंट को मानूं तो पार्टिकल अल्फा डिग्री इस तरफ आया, तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ लें। उसके बाद वापस अल्फा एंगल इधर को लौटा होगा तो वो इस सर्कुलर मोशन के करस्पॉन्डिंग है। देन ये सेकेंड साइड केवल बीटा जा पा रहा है और आप जानते हैं कि चूंकि ये कोलिजन इलास्टिक है, तो जैसा हम अपने मोमेंटम चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब किसी सरफेस से एक पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करता हुआ टकराता है तो उस रिजिड सरफेस से टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बिना मैग्नीट्यूड बदले अपोजिट कर लेता है, यानी जिस स्पीड से ये टकराएगा इस वॉल से उसी स्पीड से लौटेगा और उस स्पीड से लौट के इस पिक्चर को जैसा ये आया था रिवाइज करेगा। अब ध्यान दें, कुछ इस तरह का पिक्चर बना है, ये अल्फा है। इस पोजीशन से यहां तक आने और वापस आने के मोशन को हम इस सर्किल के इक्विवेलेंट मान रहे हैं और उसके बाद सेकेंड साइड हम बीटा एंगल तक जा रहे हैं। तो यहां से मैं बीटा एंगल तक एक पोजीशन क्रिएट कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। मान लें मैं इतने मोशन को बीटा के करस्पॉन्डिंग मान रहा हूं तो डायमीटर में इसके प्रोजेक्शन यानी इस लेंथ को मैं बीटा से डिफाइन करूंगा और इस सर्किल की रेडियस को अल्फा माना जा चुका है तो ये लेंथ अल्फा होनी चाहिए। सो पार्टिकल इस पोजीशन से जब इस पोजीशन तक चलेगा तो एसोसिएटेड एसएचएम करने वाले पार्टिकल के इस मोशन के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और इसके बाद ध्यान दें कि पार्टिकल इस पॉइंट पर और आगे जाने के बजाय इस एंगल को अल्फा करने के बजाय, आप ध्यान दें कि अगर ये वॉल बीच में नहीं आती तो ये पार्टिकल अल्फा एंगल तक जा पाता, ये अपने एंगल को कंप्लीट कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। सो इस इंपैक्ट से जो फर्क पड़ा उसे समझें। इस इंपैक्ट से इस पार्टिकल का यहां से यहां तक मोशन और वापस लौटने का टाइम चेंज हो गया है, यानी अब पार्टिकल को यहां से यहां तक जाके वापस नहीं लौटना है, इसी पॉइंट से वो रिटर्न हो जा रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि इस सर्कुलर पार्ट पे चलने वाले पार्टिकल द्वारा किए गए इस मोशन के करस्पॉन्डिंग तो ये हिस्सा है और इसके बाद डायरेक्ट जंप से पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया है और दूसरी ओर ऐसा ही एक पार्ट ये सर्कुलर मोशन से कनेक्ट कर रहा है, यानी इस लेंथ को अल्फा और इस लेंथ को बीटा मानते हुए पार्टिकल अब करस्पॉन्डिंग सर्किल में कुछ इस पाथ को कवर करेगा। यानी पूरा पिक्चर क्या बना है एक बार आप समझें। अब कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है, ये लेंथ अल्फा है, ये अल्फा है और इस पार्ट को मैंने बीटा बोला है। एक बार मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस सेंट्रल पोजीशन को आप ये पोजीशन माने, पार्टिकल का जाना कुछ इस तरह से एसोसिएटेड है सर्किल में, वापस आना ऐसा पार्ट है। उसके बाद सेकेंड साइड केवल बीटा एंगल तक जाना, मतलब केवल यहां तक जाना। सो ये लेंथ जो प्रोजेक्शन में दिख रही है बीटा है और उसके बाद पार्टिकल का रिबाउंड हो जाना, मतलब इतने टाइम को किल कर देना। सो मैंने यहां से डायरेक्ट यहां जंप कराया है और अब इस पार्टिकल का वापस आना कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। यानी हमारे सर्किल में जो पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है उसके द्वारा कवर किए गए इतने टाइम को आप एसएचएम के टाइम पीरियड के रूप में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप ये देख पा रहे हैं कि इस टाइम को कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पार्टिकल इतना टाइम यूज नहीं कर रहा है। सो क्लियरली चूंकि सर्कुलर पाथ पे चलने वाला पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंगली टाइम को कैलकुलेट किया जा सकेगा। अब ध्यान दें, अगर ये वॉल बीच में नहीं आती जैसा इस क्वेश्चन में बोला है, एक बार वो लाइन सुने। द रेशियो T1/T ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ दिस पेंडुलम टू द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग द सेम लेंथ।
तो समझे, अगर मैं इस वॉल को ही यहां से हटा दूं तो ये एक सिंपल पेंडुलम की तरह ट्रीट करेगा, और तब इसका टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं t इक्वल टू, और तब इसका टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। अब यहां पर ध्यान दें, स्ट्रिंग की लेंथ को l मानते हुए मैं इस टाइम पीरियड को प्रेजेंट कर रहा हूं। सो t को आप सिंपल पेंडुलम मान सकते हैं। अब ध्यान दें, अगर ये वॉल यहां पर नहीं होती और ये सिंपल पेंडुलम की तरह मोशन करता तो ये इस सर्किल में चलने वाले पार्टिकल के कंप्लीट टाइम के इक्विवेलेंट ही होता, क्योंकि तब इसके चारों पार्ट 1, 2, 3 और 4 कवर होते, और तब इस सर्किल में चलने वाले पार्टिकल के द्वारा जितना टाइम लगता मोशन में उतना ही इसे भी लगता। सो मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम होने के केस में इसका टाइम पीरियड t है। सो अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर सिंपल पेंडुलम होने पर इस वॉल के बीच में ना आने पर इसका टाइम पीरियड t होता तो इस केस में ये टाइम पीरियड कितना होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, समझें कि जो पार्टिकल सर्किल पे चल रहा है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो डायरेक्ट हम टाइम को एंगल से कनेक्ट कर पाएंगे। अब सिंपल यूनिटरी मेथड से समझें कि जब ये एंगल पूरा 360 डिग्री यानी 2 पाई है, तब जो टाइम लग रहा है वो t है, जैसा कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। सो एंगल के 2 पाई होने पर अगर टाइम t है तो हमें पता करना है कि इतना एंगल कम होने के बाद, इन्हें मैं थीटा बोल दे रहा हूं, तो 2 थीटा एंगल कम होने के बाद जो रिमेनिंग एंगल से एसोसिएटेड मोशन है उसमें कितना टाइम लगेगा। सो हम लिख पाएंगे उस टाइम को t अपॉन 2 पाई। मैंने पूरे टाइम को पूरे एंगल से डिवाइड कर दिया है और इस एंगल को लीव करके रिमेनिंग एंगल से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। सो ये होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। सो जो टाइम हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देन इस पार्ट और इस पार्ट को कवर करने में लगेगा, वही टाइम हमारे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। सो इसे मैं t1 नाम दे रहा हूं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, और हमसे t1 अपॉन t की वैल्यू पूछी गई है। सो t1 अपॉन t का वैल्यू आएगा पाई माइनस थीटा अपॉन पाई, और इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो ये आएगा 1 माइनस थीटा अपॉन पाई। अब ध्यान दें, हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप देख पा रहे हैं ये बीटा है और ये अल्फा। सो इस डायग्राम से cos थीटा को बीटा अपॉन अल्फा कहा जा सकेगा। सो थीटा को cos इनवर्स बीटा बाय अल्फा लिखने के बाद ये बनेगा 1 माइनस 1 बाय पाई cos इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, यानी कुछ इस तरह का रेशियो t1 और t के बीच में हमें मिलेगा अगर हम इस तरह से सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के प्रोजेक्शन के रूप में SHM को समझें। सो अपने थ्योरी में इस टॉपिक पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, और अभी अपने इस कंसेप्ट को हमने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज किया है। थैंक यू।